पन्नों में छुपी हुई एक ऐसी औरत का तस्वर कीजिए जो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन, जुर्रतमंद और एक अजीम सियासतदान। जिसे रोम की सल्तनत एक एडल्टरस, मिस्र एक ट्रेटर और दुनिया एक सेडक्ट्रेस के नाम से। ये कहानी है मिस्र की आखिरी फिरौन, एक सल्तनत की आखिरी उम्मीद क्लियोपेट्रा। जुबानों में बात कर सकती थी, इजिप्शियन, हिब्रू, अरबिक, लैटिन में इसको महारत हासिल। सालार क्लियोपेट्रा की खूबसूरती, इसकी जहानत और बहादुरी ने 51 साल रोमी जनरल को पूरी तरीके से कैप्टिवेट कर में छुपी हुई एक ऐसी औरत का तस्वर कीजिए जो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन, जुर्रतमंद और एक अजीम सियासतदान थी। जिसे रोम की सल्तनत एक एडल्टरस, मिस्र एक ट्रेटर और दुनिया एक सेडक्ट्रेस के नाम से जानती है। ये कहानी है मिस्र की आखिरी फिरौन, एक सल्तनत की आखिरी उम्मीद क्लियोपेट्रा की। क्लियोपेट्रा जनवरी के महीने 69 काबिल मसीह में अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई, जो मिस्र का दारुल हुकूमत था, जिसकी बुनियाद खुद सिकंदर आज़म ने की थी। शी वाज़न्ट इजिप्शियन बाय ब्लड। इसकी फैमिली का ताल्लुक मैसेडोनिया ग्रीक से था, जिन्होंने सिकंदर आज़म के मिस्र को फतह करने के बाद इस पर हुकूमत की थी। क्लियोपेट्रा के वालिद ऑलिट्स को तारीख में एक कमजोर बादशाह के तौर पर याद करती है। इसकी सियासत से ज़्यादा मौसीकी में दिलचस्पी की वजह से इसे बांसुरी बजाने वाले का लक़ब दिया जाता है। मगर जहाँ क्लियोपेट्रा के वालिद को थ्रू आउट हिस्ट्री बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, वहीं इसकी माँ हिस्टोरियन के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। वशी या खोंखबान या कुछ और, ये वो राज है जो माजी के सीने में आज भी दफन। लेकिन एक बात तय है कि क्लियोपेट्रा को बचपन ही से बेहतरीन तालीम मिली थी। वो 12 जुबानों में बात कर सकती थी। इजिप्शियन, हिब्रू, अरबिक, लैटिन में इसको महारत हासिल थी, जबकि इसके बरअक्स पहले हुक्मरान मिस्री जुबान में भी ठीक से बात नहीं कर सकते थे। वो होमर की शायरी, यूरोपियन के ड्रामे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ती थी। क्लियोपेट्रा का ज़्यादातर बचपन लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में गुजरा। अपने वालिद की वफ़ात के बाद क्लियोपेट्रा जब सिर्फ 18 साल की थी, तब वो और इसका भाई टोलेमी, जो सिर्फ 10 साल का था, मिस्र के हुक्मरान बन गए थे। कदीम मिस्री रवायत के मुताबिक वो दोनों शादी भी कर चुके थे, मगर एज गैप और अपनी शानदार सहनियत की वजह से क्लियोपेट्रा हैड मोर वेट इन इजिप्शियन पॉलिटिक्स, जिस बात का सबूत इस बात से भी मिलता है। क्लियोपेट्रा की हुक्मरानी के दौरान जो सिक्के बनवाए गए थे, इस पर इसका चेहरा था, और ये बात टोलेमी की हामियों में गुस्सा और हसद की लहर दौड़ा गई थी। 50 कबल मसीह में टोलेमी के हामियों ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश करके इसको जिला वतन कर दिया। क्लियोपेट्रा ने शाम में पनाह ली। अब मिस्र खाना जंगी की आग में जल रहा था। पोम्पी एक हुनरमंद जनरल था जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में इनगिनत इलाकों को फतह कर चुका था। सीजर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में रोम को पोम्पी और सीजर के दरमियान डिवाइड कर दिया था। आने वाले दिनों में ये तनाज़ा एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसे सीजर की सिविल वॉर के तौर पर भी जाना जाता है। ग्रीस में शिक्स के बाद पोम्पी ने पनाह लेने के लिए मिस्र की तरफ भागा, जहाँ पर इसका ख्याल था कि फिरौन इसका इस्तकबाल करेगा, क्योंकि मिस्र में अनरेस्ट के बारे में इसे कोई इल्म नहीं था। इधर मिस्र में जहाँ हर कोई पोम्पी की मदद को तैयार था, वहीं टोलेमी के हामी इस बात से बेचैन थे, क्योंकि पोम्पी इनके फॉर्मर किंग क्लियोपेट्रा के वालिद का गहरा दोस्त था। इसलिए वो क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर इनके बादशाह के खिलाफ बगावत कर सकता था, और यही वजह है उन्होंने पोम्पी को धोखा देने का फैसला किया। ये खतरनाक फैसला था, इसके नताइज तबाहकुन हो सकते थे, मगर टोलेमी के 3 मशीरों ने इसे इस बात पर राजी कर लिया, और सीजर की हमायत हासिल करने के लिए पोम्पी का सर बेदर्दी से इसके तन से जुदा कर जूलियस सीजर को एक गोल्डन प्लेटर में पेश किया। लेकिन सीजर इनकी वफादारी के बजाय इनका तशद्दुद देख के हैरान रह गए। पोम्पी की बेरहमाना कत्ल और सीजर की नाराजगी की खबर जब क्लियोपेट्रा के कानों तक पहुंची, तो इसने अपने आप को कालीन के एक रोल में छुपाकर खुद को खुफिया तौर पर सीजर के महल तक स्मगल किया, क्योंकि वो जान गई थी कि सीजर की मिस्र की हुकूमत से नाराज है, जो इसके लिए अपने तख्त को दोबारा हासिल करने के लिए एक सुनहरी मौका था। क्लियोपेट्रा के एक गुलाम अपोलोडोरस ने खुद इसको एक कालीन के रोल में छुपाकर सीजर के कमरे तक ले गया। 21 साल
क्लियोपेट्रा की खूबसूरती इसकी जहानत और बहादुरी ने 51 साल रोमी जनरल को पूरी तरीके से कैप्टिवेट कर दिया। मगर बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक it had a lot to do with politics than love, sparking a legendary affair. सिज़ेरियन अफेयर के नतीजे में क्लियोपेट्रा ने एक बेटे टोलमी एक्स-वी सिज़ेरियन को जन्म दिया और इसके वारिस होने का दावा किया, जिससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। हालांकि सिज़ेरियन की नगों में भी रोमन खून था, लेकिन इसके बावजूद रोमियो ने फौरन लाइसेंस को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वैसे तो सिज़ेरियन ने अपने बेटे को आमतौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। बाद में क्लियोपेट्रा ने अपनी हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपने छोटे भाई टोलमी एक्स-IV से शादी कर ली, लेकिन पहली बार की तरह ये शादी भी नाकाम साबित हुई और बाद में अपने बेटे सिज़ेरियन को अपने साथ शरीकत हुक्मरान बनाने के लिए क्लियोपेट्रा ने टोलमी एक्स-IV को जहर दे दिया। वैसे तो इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, मगर अपने हरीफों को जहर देकर इनको मारकर अपनी राह से रुकावट हटाना क्लियोपेट्रा के लिए कोई नई बात नहीं थी। 41 काबिल मसीह अपनी बहन आर्सिनो को फांसी का हुक्म सिर्फ इस बात पर दिया कि वह हुकूमत में इसकी दावेदार ना बन सके। क्लियोपेट्रा की रूथलेसनेस जाहिर करती है। में क्लियोपेट्रा ने अपने बेटे सिज़ेरियन के साथ रोम का दौरा किया। हालांकि सीजर इस वक्त शादीशुदा था, लेकिन कयाम के लिए इसने क्लियोपेट्रा को अपने विला में ठहराया, जो बस रोमियो को खास पसंद न आई, क्योंकि रोमी रवायात के मुताबिक वो सिर्फ अपनी एथनिसिटी के लोगों में शादी कर सकते थे। इसलिए क्लियोपेट्रा इनके लिए महज सीजर की एक मिस्ट्रेस से ज़्यादा कुछ ना थी, जिसका काम अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से इनके लीडर सीजर को गुमराह करना था। क्लियोपेट्रा की आमद और गैर मुल्की दुश्मन को शिकस्त के दो चार करने के बाद सीजर ने 4 रोज़ा जश्न का एहतमाम किया, जिसमें क्लियोपेट्रा की छोटी बहन, जिसे खुद क्लियोपेट्रा ने फांसी का हुक्म दिया था, इसकी भी नुमाइश की गई। सीजर की क्लियोपेट्रा से गहरे लगाव की बात रोमियो से ढकी छुपी ना थी। इनके मुताबिक सीजर इसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। क्लियोपेट्रा अपने मस्कून कुन शख्सियत से इसको अपने इशारों पर नचा रही थी। इस बात का मुंह बोलता सबूत ये है कि क्लियोपेट्रा का आइसिस देवी के रूप में वो सोने का मुजस्मा, जिसे रोमन मंदिर जेनेट्रिक्स वेनिस में रखा गया था, जिसमें इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्लियोपेट्रा के हुस्न से कितना ज्यादा इंस्पायर्ड था। सीजर की क्लियोपेट्रा से दीवानगी की वजह ने रोम में खतरे की घंटी बजा दी थी। वो किसी भी सूरत में एक गैर मुल्की औरत को अपनी मलका के तौर पर तस्लीम करने को तैयार ना थी। सीजर की जंगी ताकत और क्लियोपेट्रा के मिस्र के खजानों के मिलाप में रोम में एक बेचैनी और हलचल की फिजा कायम कर दी थी, जिसकी वजह से मार्च 44 काबिल मसीह में सेनेटर्स ने सीजर की बढ़ती हुई ताकत के खौफ से इसको कत्ल करवा दिया। जिस वक्त सीजर का कत्ल हुआ, क्लियोपेट्रा रोम में मौजूद थी। वो ये जानती थी अब रोम में इसकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपने बेटे सिज़ेरियन के साथ वापस मिस्र लौट आई। वैसे तो क्लियोपेट्रा पहले भी एंटनी से मिल चुकी थी, जब वो 28 बरस का सोल्जर था और क्लियोपेट्रा 14 बरस की थी, मगर इनकी असल मुलाकात सीजर के कत्ल के बाद 41 काबिल मसीह के मुकाम पर हुई। असल में एंटी क्लियोपेट्रा की मदद और इसकी हमायत अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में चाहता था, मगर क्लियोपेट्रा ने इसके पास जाने की बजाय इसे अपने शिप पर मदऊ किया। इसने अपना शाही लिबास ज़ेब-ए-तन किया एंड शी रिप्रेजेंटेड हरसेल्फ टू मार्क एंटनी एज एफ्रोडाइट। यही वजह है कि हॉलीवुड और हिस्टोरियन क्लियोपेट्रा को एक सेडक्ट्रेस का टाइटल देते हैं। देयर रिलेशनशिप ब्लेंडेड पैशन एंड पॉलिटिक्स कि मार्क को पर्थिया के खिलाफ कैंपेन के लिए क्लियोपेट्रा की माली इमदाद चाहिए थी, जबकि बदले में क्लियोपेट्रा को अपने तख्त और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। एज अ रिजल्ट दे बिकम अ लवर। 40 काबिल मसीह में क्लियोपेट्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, अलेक्जेंडर हिलियस एंड क्लियोपेट्रा सेलिन। माँ की शादी पहले ही अपने दुश्मन की बहन ऑक्टोविया से हो चुकी थी, मगर 37 काबिल मसीह में मार्क ने ऑक्टोविया को तलाक दे दी और एक मिस्री तकरीब में क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। ये शादी रोमी कानून की खिलाफ वर्जी थी और यूं रोमियो के दिल में ये बात घर कर गई कि क्लियोपेट्रा ने रोमी को अपने हुस्न के जादू में दीवाना बना दिया है। क्लियोपेट्रा और मार्क की ताकत का दौर 34 काबिल मसीह में डोनेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ शुरू हुआ, जब एक शानदार तकरीब में माँ की क्लियोपेट्रा को बादशाहों की मलका यानी क्वीन ऑफ किंग करार दिया और अपने बच्चों को वसी इलाके, जिनमें रोम के सूबे भी शामिल थे, तोहफे में दिए और सिज़ेरियन को इनका शरीक हुक्मरान बनाने के साथ साथ इसने सीजर का वारिस भी करार दिया। यानी जो मुकाम सीजर अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को ना दे सका, वो मुकाम मार्क ने
سیزیرین کو دیا۔ ایسی میں اس کی ایکس وائف کا بھائی آکٹیوین، جو خود کو سیزر کا اڈوپٹڈ سن کہتا تھا، اس کے لیے بات برداشت کرنا محال تھی، اور یوں دونوں کے درمیان چلتی ہوئی ہاسٹیلٹی اب دشمنی میں بدل گئی۔ رومیو نے مار کے اس اقدام کو روم کے ایک دھوکے کے طور پر دیکھا، جو اس نے ان کے مطابق وحشی ملکہ کے زہر میں کھو کر کیا تھا، جس کی وجہ سے روم میں مار کی حمایت ختم ہو گئی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آکٹیوین نے 32 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور بڑی چالاکی سے اس نے ماں کا نام لینے سے گریز کیا، کہیں اس کی حامی اس کا ساتھ دینے سے انکار نہ کرتے۔ 31 قبل مسیح میں فیصلہ کن جنگ ایکٹیم لڑی گئی۔ مارک اور کلیوپیٹرا کی جنگی نیوی فلیٹ کو گریس کے ساحل سے دور آکٹیوین کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ہار کو دیکھ کر بحری جنگ کی افراتفری میں کلیوپیٹرا اپنے بحری جہازوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب یہ خبر مارک تک پہنچی تو وہ بھی اپنے حامیوں کو جنگ میں اکیلا چھوڑ کر کلیوپیٹرا کے تعاقب میں بھاگا۔ شکست اب سامنے اور یقینی تھی۔ کلیوپیٹرا کے اس طرح بھاگ جانا مصر کی بحری قوت کو بچانے کی کوئی حکمت عملی تھی یا پھر محض ایک بزدلی؟ مورخین آج بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں، لیکن اس سے ایک بات صاف اور ظاہر تھی کہ مصر کا زوال یقینی تھا۔ وہ دونوں بھاگ کے الیگزینڈریا چلے گئے، جہاں کلیوپیٹرا کی موت کی جھوٹی خبر سن کر مارک نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، جسے بعد میں ناکام بنا دیا گیا، مگر 30 قبل مسیح میں وہ کلیوپیٹرا کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ آکٹیوین نے شہر پر قبضہ کر لیا، پر کلیوپیٹرا کسی بھی صورت میں اس کے سامنے جھکنے پر راضی نہیں تھی، پر وہ اپنے بچوں کی حفاظت و تحفظ بھی چاہتی تھی۔ لیکن بالآخر بعد میں 30 قبل مسیح اگست میں کلیوپیٹرا نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کی موت ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں آج بھی کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ کلیوپیٹرا کی موت ایک سیب کے کاٹنے سے ہوئی، ایک کوبرا جو مصری خاندان کی شاہی علامت ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ملکہ کو قتل کرنے کے لیے آکٹیوین نے یہ سب سٹیج کیا تھا، مگر حقیقت کچھ بھی ہو، اس سے ایک بات واضح ہے کہ کلیوپیٹرا کی موت کے بعد مصر کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ آکٹیوین نے مصر کو روم کے صوبے کے طور پر اسے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور اپنے راہ کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے سیزیرین کو پھانسی کا حکم دیا اور باقی بچوں کی جان بخش۔ If this investigation raised question for you, drop your thoughts in the comments.